हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ में। तो इसके पहले हमने कर लिया है काफ़ी कुछ, लाइक हमने पूरा थियरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट कर लिया है। एचएससी बोर्ड वालों को मैं बता दूं, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का पूरा थियरी कंप्लीट कर लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th का न्यूमेरिकल्स भी मैंने डाल दिया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर आई गेस लास्ट वाले लेक्चर में है वो। आज हम लोग जो लेके आए हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व एचएससी बोर्ड का 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है उसके सारे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स वी आर गोइंग टू सॉल्व इट हियर इन दिस वीडियो। ठीक है। अबाउट सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए हम लोग न्यूमेरिकल सेशन लेके आएंगे जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक पूरा न्यूमेरिकल का वीडियो बनाया है, और ये जो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर हम अब तक कर रहे थे उसका पूरा न्यूमेरिकल्स का वीडियो हम लोग बनाएंगे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स का। ठीक है। तो आज फिलहाल हम लोग एचएससी बोर्ड के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा क्या है। मैं ये पूरा पार्ट बोर्ड पे रहने देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। और मैं तुमको बता दूँ मैं कौन से बुक की बात कर रहा हूँ। मैं ये एचएससी बुक की बात कर रहा हूँ। ये एचएससी बोर्ड में जो बुक चल रही है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। 12th स्टैंडर्ड की बुक है ये एचएससी बोर्ड। इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के सारे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हमको मिलते हैं पेज नंबर 213 213। सो 213 पे सारे न्यूमेरिकल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल्स, तो वहाँ से अपने को करना है पेज नंबर 213। तो चाहिए तो यहाँ पे मैं डाल भी देता हूँ पेज नंबर 213। ठीक है, ये यहाँ रहने देता हूँ मैं, तुम लोग देख लेना, ये एचएससी बोर्ड की बुक के लिए। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना। फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 6। उसके पहले के थियरी क्वेश्चंस है इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन of two capacitors C1 and C2 with their capacities in the ratio 1:2 so that the energy stored in these two cases becomes the same। सिचुएशन समझो कैसा है। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि दो कैपेसिटर्स हैं, उनको एक बार सीरीज में लगाते हैं और एक बार पैरेलल में लगाते हैं, तो कौन से वोल्टेज से उनको चार्ज करना पड़ेगा वो वोल्टेज का रेशियो बताओ सो दैट देयर एनर्जीज रिमेन सेम। जैसे फर्स्ट वाला केस ऐसा है जिसमें हमने इनको सीरीज में लगाया है C1 और C2 को। ज़रा C1 और C2 का रेशियो देख लो क्या दिया है। C1:C2 इज़ गिवन इट इज़ 1:2, राइट। मतलब यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि C1 कितना है 2C2। मतलब एक को मैं C पकड़ लूँ तो C1 हो जाएगा 2C, या बेसिकली इसका कैपेसिटेंस अगर C है तो इसका 2C, या बेसिकली इसका 2C और इसका C, जैसे भी तुमको समझ में आ रहा है। दैट इज़ द रेशियो गिवन ना, रेशियो हमको दिया हुआ है 1:2। तो मतलब एक 1 है तो दूसरा उसका डबल है, सिंपल एज दैट। और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है V1। सेकेंड केस ऐसा है कि सेकेंड में हमने इनको पैरेलल में लगाया है और इस बार भी कैपेसिटर सेम है, बस वोल्टेज अलग है, और वो क्या वोल्टेज है उसका रेशियो हमको निकालना है। ठीक है, ये लाइक दिस, ये कोई दूसरा वोल्टेज V2 और यहाँ पे भी C1 और C2 ही है। तो क्या चाहिए होगा हमको बोल रखा है कि दोनों केसेस में एनर्जी सेम है, E1 इज़ इक्वल टू E2। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, कैपेसिटर्स का वैल्यू मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ। इसको मैं ले लेता हूँ, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2 ना, मतलब इसको मैं ले लेता हूँ C, इसको मैं ले लेता हूँ 2C, करेक्ट। ठीक है, और क्या यहाँ से हम लोग C, ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। C1:C2 हमको 1:2 दिया है ना, बस इतना ही रखो। तो हम लोग इसको C ले सकते हैं, इसको 2C ले सकते हैं। एक 1 है तो दूसरा उसका डबल है, दैट्स द होल आइडिया। तो ये C, इसको मैं 2C ले लेता हूँ, दैट्स ऑल। तो ये रेशियो से ये नंबर्स आए हैं, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ से तुम कंक्लूड कर सकते हो, इफ़ C1 इज C देन C2 विल बी 2C। कहाँ से आया है? ये रेशियो से आया है, सिंपल एज दैट। अब हमको बोला है कि एनर्जी सेम है, तो बताओ कि कितना वोल्टेज का रेशियो होगा V1:V2। तो हमको एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, वोल्टेज और कैपेसिटेंस के टर्म्स में फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो किसी तरह से हमको टोटल C निकालना पड़ेगा ना, पहले यहाँ का टोटल C और यहाँ का टोटल C, फिर इनका इक्विवेलेंट सर्किट, फिर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। फर्स्ट केस में लेट्स से फर्स्ट वाले को मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलता हूँ C1 इक्विवेलेंट। C1 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 इक्विवेलेंट हो जाएगा, सीरीज में है तो सीरीज में सॉल्व करने का फॉर्मूला C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कब कर सकते हैं हम लोग? जब दो ही कैपेसिटर सीरीज में हो। ठीक है, और तुमको अगर सिंपल
सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है तो करो। सिंपल सब्स्टिट्यूशन मतलब तुम लिखोगे 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, फिर उसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा। c1 कितना है c, c2 कितना है 2c अपॉन c1 है c, c2 है 2c। कितना मिल रहा है यहाँ से मिल रहा है 2c स्क्वायर अपॉन 3c। ये c स्क्वायर से c कैंसिल, तो तुमको c1 इक्विवेलेंट कितना मिलता है, c1 इक्विवेलेंट मिलता है 2/3c, करेक्ट। तो मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा है, बेसिकली इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा है, एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 2/3c, जो कि एक वोल्टेज V1 के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट सर्किट। व्हाट अबाउट दिस पैरेलल वन, पैरेलल के लिए क्या निकाल लोगे, C2 इक्विवेलेंट निकालो, तो ये हो जाएगा सिंपली C1 प्लस C2, यानी ये हो जाएगा C प्लस 2C यानी 3C। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट है कि एक 3C का कैपेसिटर है, उसको एक वोल्टेज V2 के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। समझ में आया। अब इन दोनों में एनर्जी सेम है, ये हमको बोला है, तो दोनों में एनर्जी निकाल लो। सिंस E1 इज सेम एज E2, therefore what, half C1 equivalent V1 square will be equal to half C2 equivalent V2 square। हाफ कट गया, जाने दो। C1 इक्विवेलेंट कितना आया है 2/3c, सो 2/3c इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 कितना आया है 3c, सो 3c V2 स्क्वायर। C से C भी कट गया, हमको क्या मिल रहा है, देखो हमको मिल रहा है V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, यानी V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 इधर जाएगा तो 9 और ये 2 नीचे, यानी 9/2। यहाँ तक समझ में आया। बस अभी स्क्वायर रूट लेना है, V1/V2 मिल जाएगा, सो V1/V2 हो जाएगा 3/√2। ये रेशो में वोल्टेजेस होने चाहिए सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स सेम। आई होप सबको समझ में आया न्यूमेरिकल। देख लो कैसे गए हम लोग। हमको ये रेशो दिया हुआ था कि दोनों कैपेसिटर्स जो भी लगाए हमने, एक बार सीरीज़ में एक बार पैरेलल में, उनका रेशो 1:2 है। तो 1:2 का मतलब क्या है, एक का वैल्यू अगर जो भी है दूसरे का वैल्यू उसका डबल है, C2:2c। फिर बोला है कि एनर्जी दोनों केसेस में सेम रहती है, सीरीज़ और पैरेलल में। ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करने के लिए हमको सीरीज़ और पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए होगा, तो हमने सीरीज़ और पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाला। देखो इधर ये दोनों जैसे इक्विवेलेंट मिले हमको, अब हमने एनर्जी का फॉर्मूला लगा के इक्वेट कर दिया और सिंप्लीफाई करके हमको V1/V2 का रेशो आ जाता है 3/√2। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ये सर्किट डायग्राम से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, इसलिए मैंने ड्रॉ किया है, अदरवाइज़ इतना बड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करने का कोई वो नहीं है। तो ये पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Two charges of magnitudes -4q and +2q are located at points 2a, 0 and 5a, 0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 4a with its center at the origin? ठीक है, दो चार्जेस हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। दो चार्जेस कहाँ कहाँ ओरिजिनेटेड हैं, XY कोऑर्डिनेट है जिसमें 2a, 0 पे एक चार्ज है, ये सपोज 2a हो गया, इसका वैल्यू कितना है -4q, दिस लेंथ इज 2a। ठीक है, ये 2a हो गया, 2a, 0, और एक है 4a, 0, सॉरी 5a, 0, करेक्ट। एक है 5a, 0, मतलब इधर कहीं एक चार्ज है, 0, इस पे कितना चार्ज है, इस पे है +2q का चार्ज। हमको पूछा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a विथ इट सेंटर एट द ओरिजिन। 4a यहाँ कहीं आएगा, 2 के बाद 4a यहाँ कहीं आ रहा है, सो इफ़ दिस इज़ 4a, तो 4a रेडियस के स्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स है, और ये ऐसा स्फीयर है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। ठीक है, तो अब देखो फ्लक्स निकालने के लिए हमको क्या पता है, हमको पता है कि फ्लक्स निकालने के लिए हमको टोटल चार्ज एनक्लोज चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। सो विल राइट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ नेट फ्लक्स कितना होता है, नेट फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड या Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना, सब्स्टिट्यूट करो।
इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, बाहर छोड़ दो, बाहर +2q है, 5q है, डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर कितना भी चार्ज हो बाहर, अंदर कितना है -4q, सो चार्ज एनक्लोज हो गया -4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। यही है ना नेट फ्लक्स, सो नेट फ्लक्स इज -4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू वगैरह नहीं दिया है q का, तो कुछ आगे कर नहीं सकते हम लोग, बस इतना ही बोला था, तो इतना ही हमको निकालना था। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। पॉज करके नोट डाउन कर लो, वैल्यू दिया होता तो आगे सॉल्व करते। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन फ्लक्स, नेगेटिव आने का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मीनिंग है कि फील्ड लाइंस वहाँ पे एंड हो रही हैं, दैट्स द बेसिक आइडिया। पॉज करके नोट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A 6 microfarad capacitor is charged by a 300 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 3 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? Situation को समझ लो कैसा है। Situation is like this, एक 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लिया है और इसको 300 वोल्ट से चार्ज किया है। ठीक है, ये वोल्टेज लगा देते हैं यहाँ, ये पहला केस है 300 वोल्ट, ये पहला कैपेसिटर C1 और इसको 300 वोल्ट से चार्ज कर दिया है। इसके बाद ये कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट करके एक दूसरे कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन हमको दिया है। ये 6 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये C1, ये C2। तो हम लोग लिख लेते हैं गिवन डेटा। C1 है 6 माइक्रोफैरड, C2 है 3 माइक्रोफैरड और वोल्टेज दे रखा है कितना, इनिशियल वाला 300 वोल्ट। हमको पूछा है कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी या कितनी एनर्जी लूज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन। तो एनर्जी लूज कब होगी ज़रा समझो, जो कैपेसिटर को हमने एनर्जी यहाँ पे दी है वो एनर्जी कितनी है वो पता हो, और जो एनर्जी इस कॉम्बिनेशन में आ रही है वो पता हो, तो हम लोग उनका डिफरेंस लेके बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी यहाँ से यहाँ नहीं पहुँची या लूज़ हो गई। यही तो आइडिया है ना। हमको देखो, हमको पता क्या करना है, कितनी एनर्जी लूज़ हो गई है। तो कैसे निकालोगे एनर्जी लॉस्ट, यहाँ से जितनी एनर्जी लेके रखा है कैपेसिटर ने, इस कॉम्बिनेशन का, पूरे कॉम्बिनेशन का अगर उससे कम एनर्जी है तो एनर्जी कुछ लूज़ हुई है, और जो भी डिफरेंस होगा वही हम लोग फाइंड कर लेंगे। मतलब हम लोग एनर्जी यहाँ निकालेंगे E1, एनर्जी यहाँ निकालेंगे E2, और इनका डिफरेंस हमको पूछा है। मतलब बेसिकली वी हैव बीन आस्क्ड डेल्टा E। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, बस अभी निकाल लेते हैं। E1 निकालो, E1 हो जाएगा, E1 के केस में कैपेसिटर और वोल्टेज है तो फॉर्मूला एनर्जी का हाफ CV², यानी C1V²। तो ये हो जाएगा हाफ C1 कितना है 6 माइक्रोफैरड, यानी 6 × 10⁻⁻6 इंटू V² यानी 300। सो ये हो जाएगा 300 × 300 का स्क्वायर। इज दैट करेक्ट? ठीक है, ये 2 से कैंसिल 3, बस अभी सारे 10 पावर्स है। ये 10 पावर 2, 10 पावर 2 यानी 10 पावर 4, और ये 10 पावर -6, 10 पावर -6, 10 पावर +4 हो जाएगा 10 पावर -2। नंबर्स क्या क्या है, 3 × 3 × 3। तो मैं लिख देता हूँ 3 × 3 × 3 × 10 पावर -2। यहाँ से कितना आ जाएगा 27 × 10 पावर -2 जूल्स। ये इनिशियल एनर्जी। ये सबको आई होप कैलकुलेशन समझ में आया होगा। देख लो, हमने 10 पावर्स को सिंप्लीफाई किया है। ये 2 0 2 0 यानी 10 पावर 4, तो ये नंबर क्या बचा 3 × 3 × 3, और 10 पावर +4 और -6 हो गया -2। ये फर्स्ट एनर्जी मिल गई। सेकंड एनर्जी कैसे निकालोगे? सेकंड एनर्जी निकालने के लिए यहाँ कैपेसिटर पता है, C पता है, अब दूसरा पैरामीटर चाहिए ना। या तो तुम्हारे पास चार्ज हो तो Q²/2C करके एनर्जी निकाल लोगे, या तुम्हारे पास वोल्टेज हो तो हाफ CV² वापस से करके निकाल लोगे। तो आई थिंक चार्ज फाइंड करना ज़्यादा इजी होगा। जो चार्ज ये कैपेसिटर यहाँ से लेके आया है वही चार्ज इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो यहाँ का चार्ज निकाल लो, तो चार्जिंग ऑन कैपेसिटर या चार्ज ऑन कैपेसिटर, C1 का फॉर्मूला हो जाएगा Q/V। तो Q कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा C1V। C1 कितना है, C1 है 6 माइक्रोफैरड, यानी 6 × 10 पावर -6 इंटू वोल्टेज कितना है 300। तो यहाँ से कितना आ रहा है 6 3 = 18, सो 18 और कितना आ रहा है 10 पावर -3, 18 × 10 पावर -3 कूलम, ये टोटल चार्ज हो गया। ठीक है, सॉरी नॉट -3, ये +2 है ना, और ये -6 है तो -4 बचेगा। तो
तो ये चार्ज मिला है, यही चार्ज यहाँ पे आके टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो चार्ज सेम रहेगा। सो वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व्ड रहेगा ना, जितना चार्ज वहाँ से आया है उतना ही चार्ज यहाँ भी है, बस एनर्जी डिसिपेट हो गई है। तो चार्ज कंजर्वेशन के हिसाब से चार्ज यहाँ भी उतना ही रहेगा। तो हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन में, E2 हो जाएगी Q²/2C2, या बेसिकली C इक्विवेलेंट में बोल देता हूँ इसको, C इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो डायरेक्ट ऐड होगा 6 + 3 यानी 9 माइक्रोफैरड। ये तो बेसिक कैलकुलेशन था, इसको अलग से करने का ज़रूरत नहीं था। सब्स्टिट्यूट करो, Q कितना है 18, तो 18 का स्क्वायर यानी 18 × 18 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर यानी -8 अपॉन 2 टाइम्स C इक्विवेलेंट कितना आया है 9 × 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड में है ना। 2 9 ज़ार 18 कैंसिल हो गया, अपने पास बचता है 18 × 10 पावर, ये -8 है, -6 ऊपर जाके +6 यानी कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 ना। सो 18 × 10⁻⁻2 जूल्स। तो ज़रा ध्यान से देखो, एनर्जी लॉस तुमको दिखाई पड़ रही होगी। यहाँ एनर्जी थी 27 × 10⁻⁻2, यहाँ एनर्जी हो गई 18 × 10⁻⁻2, यानी डेल्टा E कितना आ जाएगा E1 - E2, जो कि हो जाएगा 27 × 10⁻⁻2 - 18 × 10⁻⁻2, यहाँ से आ जाएगा ये 9 × 10⁻⁻2 जूल्स। इतनी एनर्जी लूज हो गई है, ठीक है। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और हीट के फॉर्म में लूज हो गई। तो ये चीज़ लिख लो पॉज करके। आई होप सबको समझ में आया क्या बोला मैंने। एनर्जी निकालनी थी ना हमको, एनर्जी लॉस्ट। तो कैसे निकालोगे एनर्जी लॉस्ट, यहाँ जो एनर्जी है और यहाँ कितनी पहुँची है उसकी, कितना अमाउंट उसके कंपैरिजन में यहाँ पहुँचा है, वो दोनों पता हो तो डिफरेंस करके हम एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9th वाला। 125 small liquid drops, each carrying a charge of 0.5 microcoulomb and each of diameter 0.1 meter form a bigger drop. Calculate the potential at the surface of the bigger drop. अभी स्फीयर के सरफेस पे, स्फेरिकल ड्रॉप है ना, तो स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल हमको मालूम है KQ/R होता है, जो R जो कि उसका रेडियस होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, उसका रेडियस कुछ दिया नहीं है बड़े वाले ड्रॉप का। हमको स्मॉल ड्रॉप का नंबर दिया है कि ऐसे 125 स्मॉल ड्रॉप्स हैं, हर एक का डायमीटर दे रखा है 0.1 मीटर, तो हर एक का रेडियस कितना हो जाएगा 0.05 मीटर, करेक्ट। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁻2 मीटर्स। सिंपल, मतलब रेडियस दे रखा है हमको छोटे वाले ड्रॉप का, हमको बड़े वाले ड्रॉप में वो पूछा है कि कितना पोटेंशियल है। बट एक और चीज़ दिया है कि छोटे वाले सारे ड्रॉप्स का चार्ज दे रखा है विच इज़ 0.5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो चार्ज कंजर्वेशन से क्लियरली पता है जो टोटल चार्ज इनका होगा वही टोटल चार्ज बड़े वाले ड्रॉप पे होगा। तो चार्ज में तो कोई इशू नहीं है कैलकुलेशन में, बस एक प्रॉब्लम है कि बड़े वाले का रेडियस नहीं पता है। तो बड़े वाले का एक बार रेडियस पता चल जाए R, तो हम लोग बड़े वाले के सरफेस पे पोटेंशियल भी निकाल लेंगे। समझ में आया ना। छोटी 125 ड्रॉप्स दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। इन सब का रेडियस स्मॉल r दिया है, इसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन से टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सिंस टोटल चार्ज विल बी n टाइम्स q। n कितना है 125 इंटू ये कितना है 0.5, यानी कितना आ जाएगा ये बोलो, माइक्रोकूलम में है ना ये, तो ये सब माइक्रोकूलम में रखो। 125 5 ज़ार 625 होता है, यानी ये हो जाएगा 62.5 माइक्रोकूलम, हाँ या ना, 62.5 माइक्रोकूलम, करेक्ट। आधा हो जाएगा ना इसका, 0.5 से मल्टीप्लिकेशन मतलब आधा, ठीक है। चलो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंस वॉल्यूम ऑफ 125 ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। क्यों, कॉन्जर्वेशन ऑफ मास, कॉन्जर्वेशन ऑफ डेंसिटी, जैसे भी तुम इसको समझ सको, कॉन्जर्वेशन ऑफ मास, कॉन्जर्वेशन ऑफ डेंसिटी। 125 स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 इंटू एक का वॉल्यूम कितना होता है, एक का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, इक्वल्स टू बड़े वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि दोनों स्फीयर्स है ना। 4/3 पाई कट गया,
हमको मिलता है 125 आर क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब, यानी यहाँ से कैपिटल आर क्यूब रूट लोगे तो आता है 5r। आई होप ये सबको विजिबल है। एक सेकंड देखने दो मुझे। हाँ विजिबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, हमको रेडियस मिल गया। रेडियस की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। सो देयरफॉर कैपिटल R विल बी 5 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस देखो इधर 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, यानी कितना आ रहा है ये 25 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर्स। तो हमको रेडियस मिल गया है, बस अब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू KQ/R, जहाँ पे K क्या होता है, कूलम्स कांस्टेंट। ये मत भूल जाना कि कहाँ से नया किया गया है, ठीक है। चलो KQ/R है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। K होता है 9 इंटू 10 पावर 9, Q कितना निकाला हमने टोटल 62.5 है ना, 62.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन, और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है, अपॉन R। R हमने निकाला जो कि आता है 25 इंटू 10 पावर माइनस 2। कुछ नंबर सिंपलिस्टिक नहीं लग रहा है, सिंपलिस्टिक नहीं लग रहा है तो क्या करें इसको, देखो हम लोग एक काम करते हैं, 9 इंटू 10 पावर सारे एक साथ रखते हैं। ये 62.5 को मैं वापस से ये लिख सकता हूँ ना, मैं इसको लिख सकता हूँ 125 इंटू 0.5, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बोलोगे कि लिखा ही क्यों फिर, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यू अंडरस्टैंड, हमको चार्ज निकालना था तो परेशान मत हो जाओ। 9 माइनस 6 और ये माइनस 2 ऊपर आ जाएगा तो प्लस 2, यानी टोटल कितना हो गया, 9 10 पावर 11 हो गया, ये प्लस 2 ना, 11 माइनस 6 यानी प्लस 5, ठीक है। तो ये आ गया हमको 10 पावर 5। अब कैंसलेशन कर लेते हैं, 5 और ये कितना हो जाएगा 5, करेक्ट, 25 5 ना, बस अभी कैलकुलेशन करना है। 9 5 कितना होता है, 9 5 होता है 45। सो दिस इज 45 इंटू 0.5 इंटू 10 पावर 5। अच्छा 45 इंटू 0.5 यानी 45 का आधा, 45 का आधा कितना होता है 22.5 इंटू 10 पावर 5, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10⁶ वोल्ट्स। ये आ गया पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द बिगर स्फीयर, यही हमको कैलकुलेट करना था, ठीक है। सो द आंसर इज ऑल्सो मैचिंग विद द टेक्स्ट बुक, सो नो प्रॉब्लम फॉर दैट, करेक्शन का ज़रूरत नहीं है। ओके, पॉज करके नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन 10 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 10। द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज 6.3 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर। A sample of water contains 10⁻21 molecules whose dipole moments are all oriented in an electric field of strength 2.5 into 10 power 5 Newton per coulomb. Calculate the work to be done to rotate the dipoles from their initial orientation θ1 equals to 0 to 1 in which all the dipoles are perpendicular to the field θ2 equals to 90. मतलब हमको वर्क निकालना है, ज़रा देख लेते हैं क्या है। सिचुएशन इज द डाइपोल मोमेंट इज गिवन। डाइपोल मोमेंट कितना है, डाइपोल मोमेंट है 6.3 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर, ठीक है। और क्या दिया है, नंबर दे रखा है, नंबर कितने हैं ऐसे 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और दे रखा है कि कहाँ से कहाँ रोटेट करना है। सो θ1 इज 0 डिग्रीज टू θ2 इज 90 डिग्रीज। चलो, वर्क डन का फॉर्मूला अगर किसी को याद हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन ऑन अ डाइपोल। देखो वर्क करना ही क्यों पड़ता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और सारे डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड है। हमको इनको यहाँ से घुमा के यहाँ लेके जाना है 90 डिग्री पे। यस और नो, इन डाइपोल्स को, सारे डाइपोल्स को 0 से लेके 90 तक लेके अपने को रोटेट करना है। तो रीज़न क्या है रोटेट करने के लिए वर्क क्यों लगता है, वर्क इसलिए लगता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सारे डाइपोल्स को अपने डायरेक्शन में रखना चाहती है, तो हम उसके अगेंस्ट उसको रोटेट करते हैं ना। तो वो वर्क की वैल्यू होती है -PE cos θ2 माइनस cos θ1। ये चीज़ हमने डिराइव किया हुआ है, तो जाके पीछे लेक्चर्स में देखना, वर्क डन या टॉर्क
ऑन अ डाइपोल वगैरह देखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल में देखना, वहाँ समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस पी है, ये माइनस साइन अगर मैं अंदर भेजूँ तो ये हो जाएगा पी ई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये तो एक डाइपोल के लिए वर्क हो गया। टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा n टाइम्स, हाँ या ना। एक डाइपोल को रोटेट करने के लिए इतना वर्क, तो टोटल n डाइपोल्स है ना, तो इतना ही वर्क लगेगा ना टोटल। सो n कितना है 10⁻21, p कितना है, p इज 6.3 इंटू 10⁻30 इंटू e कितना है 2.5 इंटू 10⁻5 इंटू अंदर देख लो cos थीटा 1 कितना है, थीटा 1 है 0, थीटा 2 है 90, तो ये हो जाएगा cos 0 माइनस cos 90। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आई होप नॉट। लेट्स सी क्या हो जाएगा। नंबर्स एक साथ रखो, ये हो जाएगा 6.3 इंटू 2.5, इतने ही नंबर्स हैं। बाकी 10 पावर्स हैं 21 माइनस 35, 21 और 5 हो जाएगा 26 और माइनस 30 यानी 10 पावर माइनस 5, करेक्ट। माइनस 5 या माइनस 4, सॉरी माइनस 4, क्योंकि 21 और 5 26, 26 माइनस 30 माइनस 4 और यहाँ बच जाएगा cos 0 1 माइनस cos 90 0, तो मतलब अंदर 1 बच रहा है। तो बेसिकली तुमको ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 यानी 25 3 ज़ार 25 6 ज़ार 25 3 ज़ार 75 25 6 ज़ार, ठीक है। मतलब दिस कम्स आउट एज 15.75, ओके 15.75 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये वर्क डन की वैल्यू है। या इसी को हम लोग टेक्सचुअल हिसाब से लिखें तो ये हो जाएगा 1.575 इंटू 10 पावर माइनस 3 ना, हमने एक पावर कम कर दिया तो माइनस 3 जूल्स। ये हमको ये हमको सॉल्व करके फाइंड आउट करना था। ओके, सो टेक्स्ट बुक से आंसर मैच करता है। मैच मैं इसलिए करा देता हूँ क्योंकि कभी कभी टेक्स्ट बुक में आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं, तो हम लोग करते हैं और बाद में टेक्स्ट बुक में आंसर रॉन्ग हुआ तो तुम लोग मेरा गला पकड़ोगे कि सर ने रॉन्ग करा दिया है, तो कभी कभी करेक्शन करना पड़ता है, बट इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। लिखो ये पॉज करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन and another charge minus 5 microcoulomb is placed on y-axis at a position 0,6 meters। हमको पूछा है फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P whose coordinates are 8,0 meters। कैलकुलेट वर्क डन, सेकंड कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। ठीक है, देख लो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है एक्स वाई एक्सिस में और हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है इसके बारे में। क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक चार्ज को ओरिजिन पे रखा है। कितने अमाउंट का चार्ज है? अमाउंट का चार्ज है 6 माइक्रोकूलम, मतलब यहाँ है 6 माइक्रोकूलम और यहाँ इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा है -5 माइक्रोकूलम का, करेक्ट, -5 माइक्रोकूलम का। और ये डिस्टेंस दे रखा है, ये लोकेशन है 6,0। यहाँ कोई एक पॉइंट है P, ये डायग्राम दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो परेशान मत होना मैं कहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये डायग्राम दिया, ये एक्स एक्सिस है, पॉइंट P का लोकेशन दिया हुआ है, दिस इज़ 8,0। मतलब सिंपल आइडिया है या सिंपल इन्फॉर्मेशन है कि ये डिस्टेंस 8 है, राइट, और कुछ नहीं। अच्छा, ये डिस्टेंस 8 है, मतलब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगा, बट ये डिस्टेंस चाहिए होगी ना टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस पॉइंट। ये चार्ज की वजह से डिस्टेंस कितना है, या ये चार्ज के ये चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये हम लोग निकाल लें तो हम लोग इसके वजह से भी पोटेंशियल निकाल पाएंगे। मतलब ये डिस्टेंस अगर r है तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? ये 8 है, ये 6 है, दिख रहा है ना, ये 6,0 है, तो ये r कैसे मिल जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से r हाइपोटेन्यूस है, तो ये हो जाएगा √6² + 8²। इज दैट क्लियर? 6² कितना होता है 36 + 8² कितना होता है 64। ये तो जाना पहचाना नंबर है, 10 मीटर्स। स्कूल में बार बार किया होगा ना ये, ठीक। तो ये आ गया 10 मीटर्स, मतलब ये डिस्टेंस है 10 मीटर्स। अब हमको पोटेंशियल निकालना है। सो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P, इसको मैं A बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर A का आंसर कर रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखो, पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू 6 माइक्रोकूलम प्लस पोटेंशियल ड्यू टू -5 माइक्रोकूलम, ठीक है।
पोटेंशियल ड्यू टू 6 माइक्रोकूलम हो जाएगा K इंटू, या मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, चलो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है KQ, इसको मैं Q1 ले लेता हूँ अपॉन R, इसको मैं R1 ले लेता हूँ, प्लस KQ2 अपॉन R2। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, K होता है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 है 6 माइक्रोकूलम अपॉन R1 कितना है 8, सो 8 प्लस, अच्छा यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस, क्योंकि Q2 माइनस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस K है 9 इंटू 10 पावर 9, Q2 है 5 इंटू 10 पावर माइनस 6। अब ये मत बोलना कि सर 5 का माइनस साइन कहाँ गया, वो इधर आ गया है, ठीक है। तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, और R2 कितना निकाला हमने अभी, ये 10, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन हो रहा है देखो, कॉमन हो जा रहा है ये 9 इंटू 10 पावर 9 पूरा, और 10 पावर माइनस 6 भी कॉमन हो जा रहा है, तो मतलब हम लोग कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या कॉमन हो रहा है, 9 इंटू 10 पावर 9 और 10 पावर माइनस 6 कॉमन हो रहा है। अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है 6/8 और 5/10, करेक्ट। 6/8 क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ 6/8 माइनस 5/10, ठीक है। 9 इंटू ये 10 पावर 3, अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है 3/4 माइनस 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा सबको, क्या आ जाएगा ये 3 माइनस 4 यानी 2/8, यानी ये 1/4, यानी दिस इज 9/4 इंटू 10 पावर 3। 9/4 करने आता है, 9/4 करोगे तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10 पावर 3। ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P जो हम कैलकुलेट करना चाहते थे। तो ये टोटल पोटेंशियल मिला है, क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ये जो पोटेंशियल आया है पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल आने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल ज़्यादा है और नेगेटिव की वजह से कम है, इसलिए रिजल्टेंट पॉजिटिव आया है। तो अगर कोई चार्ज या कोई प्रोटॉन मुझे इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे लेके आना है तो मुझे वर्क इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा ना। तो वो वर्क जब मैं अगेंस्ट में करता हूँ तो वर्क बेसिकली नेगेटिव आ जाता है। तो मैं यहाँ से बी पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। देखो हमको मालूम है कि पोटेंशियल का डेफिनेशन जो होता है दैट इज वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन दैट चार्ज। ये चीज़ पता है सबको, आई होप सबको पता है। पोटेंशियल का डेरिवेशन के टाइम पे मैंने बताया था अच्छे से। और इसी को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन नेगेटिव अपॉन चार्ज। तो ये माइनस साइन यहीं से आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे इस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखोगे तो ये पोटेंशियल को यहाँ पे फ्लिप कर दो, ये हो जाएगा वी इन्फिनिटी माइनस वी पी। तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ। बस ये याद रखो जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है, यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स प्रोटॉन को रिपेल करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट यहाँ ज़्यादा है। तो प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन को ये वाला पॉइंट रिपेल करेगा। दैट्स द होल आइडिया। तो अगर प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है ये वाला पॉइंट तो हमको प्रोटॉन को उसके अगेंस्ट यहाँ लाना पड़ेगा ना। तो जब भी हम वर्क अगेंस्ट में करते हैं तो वर्क नेगेटिव होता है, या जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो इसको रिपेल कर रहा है और हम उसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं। तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से वर्क का डेफिनेशन ये है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट है मतलब नेगेटिव। सो देयरफॉर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिवाइडेड बाय Q। फाइनली हमको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मिल रहा है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस Q टाइम्स V। अब ये Q क्या है, Q इज नथिंग बट प्रोटॉन का चार्ज, सिंस Q इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन को लेके आना है ना, और प्रोटॉन पे चार्ज इतना होता है। सो देयरफॉर वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू कितना मिला ये पोटेंशियल 2.25 इंटू 10 पावर 4, सॉरी नॉट 4, 3, ठीक है। तो इतना पोटेंशियल मिला है अपने को, बस यही मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर देखो क्या आ रहा है, माइनस 1.6 इंटू 2.25 बाकी 10 पावर माइनस 19 और ये 3, ये कितना हो जाएगा माइनस 16, करेक्ट। तो ये है वर्क डन की वैल्यू। अब वर्क डन की वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख लो तो यहाँ से आंसर अराउंड कुछ, इफ़ आई मल्टीप्लाई 16 2s are 32
16 25 6 ज़ा 200, हाँ मतलब ये हो जाएगा -3.6 -3.6 इंटू 10 पावर -16 जूल्स। 3.6 आएगा या 3.2 आएगा, सोचो। 16 2 ज़ार यानी 32, 25 16 इंटू 25, अच्छा 600, सॉरी, हाँ ठीक है, सो दिस इज़ करेक्ट। -3.6 इंटू 10 पावर -16 जूल, ये वर्क डन की वैल्यू आती है। तो ये नोट डाउन करो सब लोग पॉज करके। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? अच्छा, यहाँ से नेगेटिव साइन का मीनिंग बता दो। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव साइन? इंडिकेट्स दैट द वर्क इज डन अगेंस्ट व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया है, ठीक है। तो आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देख लो क्या है, हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा था, तो पोटेंशियल कैसे मिलेगा? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, दोनों का पोटेंशियल ऐड करके, ऑफ कोर्स डिस्टेंस वगैरह तो निकालने तुम समझ गए होगे। तो दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाला और ऐड किया। एक का पोटेंशियल नेगेटिव क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, तो पोटेंशियल ऐड करके जो वैल्यू आती है वो ये आती है। दिस इज 2.25 इंटू 10 पावर +3। अच्छा, यूनिट नहीं लिखा है तो ठीक है, आई एम रेडी फॉर द टॉर्चर, बट फाइन, वोल्ट। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद हमको वर्क कैलकुलेट करना था इन ब्रिंगिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। तो प्रोटॉन को लेके आने के लिए वर्क का जो फॉर्मूला है दैट इज दिस, बट हमको मालूम है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, सो देयर विल बी अ रिपल्शन, मतलब वर्क जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट करेंगे हम लोग तो वो नेगेटिव आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग अ नेगेटिव साइन एवरीवेयर। और माइनस साइन का सिग्निफिकेंस ये है। अच्छा, जो बुक में आंसर है ना, बुक में आंसर है -5.4 इंटू 10 पावर -16 जूल्स, तो उसको करेक्ट कर लेना। इसलिए मैं बोल रहा था अभी पिछले ही न्यूमेरिकल में मैंने बोला था कि क्वेश्चंस के आंसर्स कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं, तो यहाँ करेक्शन तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। बुक में करेक्शन कर लेना, -3.6 लिख देना वहाँ पे। ओके, पॉज करके नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 power -3 and the separation between the plates is 2 millimeter. A. Calculate the capacitance of the capacitor. B. If this capacitor is connected to 100 volt supply, what would be the charge on each plate? And C. How would charge on the plates be affected if a 2 millimeter thick mica sheet of dielectric constant 6 is inserted between the plates while the voltage remains constant या voltage supply remains connected? देखो सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन कुछ ऐसा है कि जो प्लेट्स का एरिया है दैट इज़ नॉट चेंजिंग, या ठीक है जो भी एरिया है वो ले लेते हैं। एरिया कितना दिया है? एरिया दिया है 6 इंटू 10 पावर -3 मीटर स्क्वायर, और क्या दिया है? डिस्टेंस दिया है या सेपरेशन दिया है 2 मिलीमीटर, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर -3 मीटर्स। हमको इसका कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। कैपेसिटी कैलकुलेट कर लोगे, एप्सिलॉन नॉट कितना है? एप्सिलॉन नॉट तुमको मालूम है। तो कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते हैं, हमको पूछा क्या क्या, देखो फर्स्ट चीज़ हमको पूछा है कैपेसिटी, सेकेंड चीज़ हमको पूछा है कि इफ़ वोल्टेज इज़ 100 वोल्ट है अगर वोल्टेज, तो चार्ज कितना है, यानी Q कितना है। इसको मैं ले लेता हूँ Q नॉट, यानी ये ओरिजिनल चार्ज है। C, इफ़ K इज़ इक्वल टू 6, एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है, फुल्ली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो हमको चार्ज वापस से निकालना है, लेट इट बी सम Q, और पोटेंशियल ऑफ कोर्स V उतना ही 100 वोल्ट ही है। सॉल्व करते हैं, गिवन डेटा काफ़ी कुछ है, सॉल्व कर लेते हैं। पहले फर्स्ट वाला हमको मालूम है कैपेसिटर का फॉर्मूला C क्या होता है? C होता है, इसको मैं C नॉट ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ कैपेसिटी भी चेंज हो जाएगी ना, तो C नॉट क्या हो जाएगा? C नॉट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यही फॉर्मूला होता है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, अगर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो अभी तो कोई डाइलेक्ट्रिक है नहीं यही पार्ट में, तो सब्स्टिट्यूट करो। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 पावर -12 इंटू एरिया कितना दिया है? 6 इंटू 10 पावर -3 अपॉन सेपरेशन कितना दिया है? 2 इंटू 10 पावर -3। 10 पावर -3 कट गया, 2 से 6 कट गया, यानी यहाँ अपने पास क्या बचता है? यहाँ अपने पास बचता है 3, करेक्ट।
अपने पास नंबर बच रहा है 8.85 इंटू 3 इंटू 10 पावर क्या बच रहा है -12, करेक्ट? आई होप दिस इज करेक्ट। ठीक है, 2 से कैंसिल हो रहा है 3, 8.85 इंटू 8.85 इंटू 3 और 10 पावर 3 कट गया है, मतलब हाँ नंबर करेक्ट है, ये C नॉट आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करके नंबर बता सकते हो C नॉट का? कैसे बताओगे? कमेंट्स में बता दो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 5 ज़ार 15, 3 8 ज़ार 24 यानी 5 यानी 25, यानी 3 8 ज़ार 24 और कितना आ जाएगा 2, 24 और 2 26 यानी 26.55 इंटू 10 पावर -12 फैरड अपना कैपेसिटर का वैल्यू आ गया है। ठीक है, चलो ओके दैट्स करेक्ट। आंसर है 2.655, तो मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2.655 इंटू 10 पावर -12 की जगह ये हो जाएगा -11 फैरड। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। ए पार्ट मिल गया, बी पार्ट निकालते हैं। हमको कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है, कैपेसिटर को वोल्टेज के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है 100 वोल्ट, तो हमको चार्ज निकालना है। तो हमको फॉर्मूला मालूम है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है CV। चार्ज कैपेसिटी कितना मिला है? कैपेसिटी मिला है 2.655 इंटू 10 पावर -11 इंटू वोल्टेज कितना मिला है 100, दिया है 100, मिला क्या है? तो ये बेसिकली 10 पावर में एडजस्ट हो जाएगा और आंसर यही रहेगा 2.655 इंटू 10 पावर -9 कूलम। ठीक है, ये इनिशियल चार्ज आ गया। सी पार्ट के 6 का डाई इलेक्ट्रिक अटैच कर दिया या कनेक्ट कर दिया है, तो हमको पूछा है कि कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, नहीं चार्ज कितना आ जाएगा। तो पहला चीज़ अपने को पता है कि अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक डालते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक से क्या चेंज होता है? कैपेसिटी चेंज होता है। सो इफ़ K इज़ इक्वल टू 6 तो कैपेसिटी हो जाएगी K टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटी, यानी ये हो जाएगा 6 टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटी। कितना है ओरिजिनल कैपेसिटी? है 2.655 इंटू 10 पावर -11, यानी फाइनल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? इसको मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 2.655। मैं टेक्स्ट बुक में आंसर देख के लिख दे रहा हूँ, तुम लोग मल्टीप्लाई करना। आंसर आएगा 15.93। ठीक है, 15.93 इंटू 10 पावर -11 ये कैपेसिटर का वैल्यू है। अब वापस से चार्ज निकालना है, सो देयरफॉर Q इज़ इक्वल टू C इंटू V। C कितना मिला है 15.93 इंटू 10 पावर -11 इंटू V कितना है? अभी भी V 100 है ना, थर्ड पार्ट का डेटा देखो, V अभी भी 100 है। सो फाइनली आंसर भी आता है 15.93 इंटू 10 पावर -9 कूलम। तो ये आ गया चार्ज और ये फाइनल आंसर हो गया। फाइनल मतलब ये लास्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया 15.93 इंटू 10 पावर -9। तो टेक्स्ट बुक में आंसर था इसलिए मैंने देख के लिख दिया, बाकी और कुछ नया नहीं है। तो करेक्ट है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट डाउन करो पॉज करके, फिर हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, सो 13th question, which is the last one for this chapter. Find the equivalent capacitance between P and Q given area of each plate is A and separation between plates is D. कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दिए हैं, ज़रा देख लो। यहाँ पॉइंट P है, ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P और Q के बीच में 3 कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दिए हैं और तीन कैपेसिटर्स बोलो या 3 डाई इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं हम लोग, डाई इलेक्ट्रिक्स कनेक्ट किया है। ये पॉइंट है P तुम्हारा और ये पॉइंट है Q। ठीक है, इसमें 3 डाई इलेक्ट्रिक्स कनेक्ट किया है विथ इक्वल एरियाज़। यहाँ इसका इक्वल विड्थ, एरिया तीनों का सेम है, इसका भी एरिया A है। कितना दिया है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स? फर्स्ट वाले के लिए 1 है, सेकेंड वाले के लिए 3 एंड थर्ड वाले के लिए 6। ठीक है, चलो ये मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूँ पहले, फिर सेकेंड वाले पे आते हैं। लेट दिस बी पार्ट A। ओके, तो A वाले के लिए सॉल्व करना है हमको। इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी है P और Q के बीच में। कैसे बताओगे इक्विवेलेंट कैपेसिटी? ज़रा इसको ठीक से इमेजिन करो, ये ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, इसको मैं ऐसे रोटेट करूँ तो इट्स लाइक कि 3 डाई इलेक्ट्रिक्स आर इन सीरीज, हाँ या ना।
ये 3 डाइलेक्ट्रिक सीरीज में है ना, ऐसे चाहे तुम इसको ऐसे देखो, ये 3 डाइलेक्ट्रिक सीरीज में। तो डाइलेक्ट्रिक जब सीरीज में होते हैं तो सिंस डाइलेक्ट्रिक्स आर इन सीरीज, सो देयरफॉर सी इक्विवेलेंट ये क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d1 बाई k1 प्लस d2 बाई k2 प्लस d3 बाई k3। अगर तुमको याद हो हमने d की जगह पे t यूज़ किया था, तो मैं तुमको याद दिला के खुद भी याद कर रहा हूँ और हम वही यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो t1 t2 t3, एक का थिकनेस, इसका थिकनेस यही है, इसका भी थिकनेस, इसका भी थिकनेस, t1 t2 t3। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट एरिया सबका सेम है a और थिकनेस में इसकी वैल्यू है d/3 और k1 की वैल्यू कितनी है 1, यानी ये हो जाएगा k1 की वैल्यू डालो 1, सो 3 × 1 प्लस t2 कितना है d/3, यानी ये हो जाएगा d/3 और k2 की वैल्यू कितनी है 3, सो 3 × 3 प्लस t3 है d/3, k3 की वैल्यू है 6, यानी ये 6। फाइनली कुछ नंबर दिखता हुआ, क्या दिखता हुआ, दिखता हुआ ये कि दिस इज़ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये कितना हो जाएगा, ये विजिबल है या नहीं, एक सेकंड रुको, हाँ विजिबल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/3 प्लस d/9 प्लस d/18। इज दैट क्लियर, है ना? इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, d/9 प्लस d/18, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, रेसिप्रोकल लेके सॉल्व कर लोगे, d बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई d, अंदर क्या बच रहा है देखो, रेसिप्रोकल हम लोग 18, सॉरी एलसीएम हम लोग 18 ले लेते हैं, 18 एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 जार यानी 6 प्लस 9 2 जार यानी 2 प्लस 1 अपॉन 18। इज दैट करेक्ट? 18 ऊपर चला जाएगा यानी ये हो जाएगा 18 एप्सिलॉन नॉट a बाई कितना, 6 प्लस 2 3 9 यानी 9d, 9 से 18 कैंसिल यानी यू आर गेटिंग 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई d, जो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है फॉर दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये a पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। b पार्ट है या सेकंड कॉन्फ़िगरेशन दिया है, क्या दिया है? सेकंड कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है, ये तुम्हारा पैरेलल प्लेट p है, इस प्लेट और इधर तुम्हारा पैरेलल प्लेट q है, इनके बीच में अभी अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, अरेंजमेंट ऐसा है कि बीच में आधे एरिया में एक अलग से डाइइलेक्ट्रिक है, लेट दिस बी द हाफ एरिया। अरे स्ट्रेट लाइन ही नहीं बनेगी क्या आज? ठीक है, चलो ये आधा एरिया हो गया। आधे एरिया में एक डाइइलेक्ट्रिक है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4, और इस बचे हुए आधे एरिया में 2 डाइइलेक्ट्रिक सीरीज में है। ठीक है, एक का कांस्टेंट है 3 और एक का कांस्टेंट है कितना, अच्छा ये K2 है, सॉरी हमने ये K ले लिया, K2 और ये K3 कितना है, ये 6 है। इनका एरियाज दिया हुआ है, सॉरी इनका थिकनेस दिया हुआ है, ये d/2 ये d/2 और ये तो d ही है ना पूरा, है ना, ये पूरा d है। ठीक है, और ये पूरा a है तो इसमें ये पार्ट a/2 है और ये पार्ट a/2 है, और ये तुम्हारा पॉइंट p है, ये तुम्हारा पॉइंट q है। ठीक है, तो इसको ऐसे इमेजिन करो, इसको अगर रोटेट करोगे तो इट्स लाइक ऐसे रोटेट करूं तो इट्स लाइक ये एक कैपेसिटर या ये एक डाइइलेक्ट्रिक, मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो, ऐसे रोटेट करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कि आधे पार्ट में, आधे एरिया में ये और ये सीरीज़ में है, उसके नीचे ये पैरेलल में है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले सीरीज़ वालों का वैल्यू निकाल लेता हूँ, इक्विवेलेंट वैल्यू, फिर उसके बाद ये K1 इसको मैं बोल देता हूँ, लेट दिस बी, इसको मैं बोलता हूँ ये इसका कैपेसिटी है C1 और इन दोनों का कंबाइंड कैपेसिटी है CS। ठीक है, तो मैं C1 और CS अलग अलग से निकाल रहा हूँ, ज़रा देखो, पहले CS निकालो, C सीरीज़, वापस यही फॉर्मूला, डाइइलेक्ट्रिक सीरीज़ में है, ये दोनों डाइइलेक्ट्रिक सीरीज़ में है, तो डाइइलेक्ट्रिक सीरीज़ में है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। करेक्ट, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व इट। सो CS इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन
T1 कितना है, T1 है थिकनेस कितना है D/2 यानी D/2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3 प्लस ये कितना हो जाएगा T2 भी है D/2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। इसको सॉल्व करके निकाल लो। ε0A D बाहर आ जाएगा, ये बचता है 1/6 और ये बचता है ये बचता है 1/6 और ये बचता है 1/12। 1/6 प्लस 1/12 इसको सॉल्व करके निकालो कितना आ जाएगा। 12 और 6 का एलसीएम 12 भी ले लो तो 12 ऊपर आ जाएगा। 12 ε0A अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा 6 2 ज़र 6 1 ज़र यानी 3D यानी यहाँ से कितना आ रहा है ये 3 4 कैंसिल होके C सीरीज आता है 4 ε0A/D। ओके, अब ये इसका कैपेसिटेंस मिला है, इसके साथ ये पैरेलल में है ना, तो पैरेलल के लिए डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पैरेलल के लिए डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला हो जाता है सिंपली, या इसका मैं कैपेसिटेंस निकाल लूँ C1 क्या हो जाता है, C1 हो जाएगा ε0A। अच्छा A कितना है, इसका एरिया हाफ है ना। अच्छा देखो एक चीज़ हमने गलत कर दिया है, इनका एरियाज भी हाफ है ना, तो यहाँ 2 चलता रहेगा A/2 तो नीचे 2 आ जाएगा यानी ये नीचे 2D आ जाएगा। ठीक है, ये 2 नीचे आ जाएगा तो नीचे 2D यानी 4 ε0A/D। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है एक और ब्रैकेट बनेगा तो ये हो जाएगा 2 ε0A/D। ये तुम्हारा C सीरीज आ गया। ठीक है, अब फाइनल कैलकुलेशन करना बाकी है। C1 निकाल लो, C1 हो जाएगा, इसका कैपेसिटी कितना होता है, ओरिजिनल कैपेसिटी जो भी होता है ε0A बट एरिया कितना है A/2, सेपरेशन D ही है इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 4 राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल यानी ये भी आ रहा है 2 ε0A/D। इज दैट क्लियर C1। अब ये दोनों पैरेलल में है ना, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C सीरीज। समझ में आया, देखो ना ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में कैपेसिटर्स ऐड हो जाते हैं, बस सब्स्टिट्यूशन करना रह गया है। C1 कितना निकाला तुमने 2 ε0A/D और C सीरीज कितना निकाला तुमने, इतना ही है ना, C सीरीज भी 2 ε0A/D यानी ऐड होके C इक्विवेलेंट कितना मिल रहा है 2 + 2 कॉमन डिनोमिनेटर ना, यानी 4 ε0A/D एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, एक ये फाइनल आंसर है और एक ये फाइनल आंसर, ये पार्ट बी के लिए, ये पार्ट ए के लिए। ठीक है, तो पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं अभी यहाँ साइड में हूँ। ओके, सो आई होप सबने नोट डाउन किया है, कर लेना। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि यहाँ अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट ख़त्म होता है सारा कुछ, मतलब 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म होता है। और रही बात CBSE वालों के लिए, तो CBSE वालों के लिए मैं एक अलग से न्यूमेरिकल्स का वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे। बट HSC बोर्ड के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ ख़त्म होता है, सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमने कर लिया है। तो कुछ भी डाउट है कैसा भी, अगर किसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड डाउट है या तुम्हारा कोई न्यूमेरिकल है जो तुम सॉल्व कर रहे हो और नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं सॉल्व करके तुमको वीडियो दे दूंगा या सॉल्यूशन पेपर में जैसे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो आई होप सबको सब कुछ समझ में आया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। सो विल स्टॉप इट हियर फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।